चलिए जी, सिलेबस लिखिएगा जरा पीआरसी का, और फिर हम अब इंशाल्लाह जो है पहले चैप्टर की तरफ आएंगे। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, इसके आगे स्लैश करके, ये तो तुम्हारी बुक के अंदर जो डेफिनेट जो है सिंपल नेम बेसिक अकाउंटिंग भी है बच्चे का। इधर नाम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स रखा हुआ है इन्होंने। लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस, दूसरा चैप्टर। तीसरा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जो इंटर कॉमर्स वाले हैं उनको शुरू के एक दो चैप्टर के अंदर थोड़ा सा उनके जो है प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन उसके लिहाज से आसानी लगेगी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, लेकिन उसमें भी इतनी थ्योरी और इतना इन डिटेल है, असल में ये कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ज्यादा है, थ्योरी के बहुत सवाल आते हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा फंसता है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, स्पेशल डेज बुक, तीनों नाम है, जब लिखेंगे तो सब बता देंगे। तीसरा चैप्टर था बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। चौथा चैप्टर है बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। स्पेलिंग समझ में आ रही है, राइटिंग समझ में आ रही है भाई? हाँ बॉयज में लास्ट में, सेकंड लास्ट समझ में आ रहा है? कोई ना समझ में आए तो बता देना। Approvals and prepayments, approvals and prepayments, depreciation expense, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सिर्फ नाम लिख दो, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब की बात है। इसलिए लिखवा दे, बच्चों ने बोला वैसे मैं लिखवाता नहीं, आज की 2-3 रोज से सिलेबस सारा बता दें क्या चैप्टर्स है, तो इसलिए आज हर जगह लिखवाए, तो उसके आपको भी लिखवा दिए। आखिर हम लिखने का नहीं है भाई, शिफ्ट लगी है माशाल्लाह, 25 पहले याद हो गया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद 7 चैप्टर्स हो गए, 8वां लिखो। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 9, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स।
इससे परेशान नहीं होना, जो भी लिखा हुआ है सिर्फ लिख लो। हम तो बात इधर से आज स्टार्ट करेंगे। और आज जो हमारा लेक्चर होगा ये वो लेक्चर है मेरे बच्चे जिसके अंदर हम जो है डे फर्स्ट जिन्होंने आज तक कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई है, आज तक उनको कोई भी आइडिया नहीं था, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो है बात करेंगे। हर एक में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल पढ़ा नहीं वो आपको नहीं पढ़ाया ना। हाँ वो ये कह सकते हो कि उसके अंदर है ना वो थोड़े से एमसीक्यूज में उसने दे दिए हो, मुझे नहीं पता उसका क्या क्राइटेरिया है। हैंडआउट वगैरह तो सब इधर मिलेंगे, इधर भी सब कुछ मिलेगा बच्चे, लेकिन पेपर पैटर्न अलग होता है, हर सवाल दूसरे से अलग होता है बच्चे। देखो भाई जरा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की नए पेज में जाइए, 10 चैप्टर्स ये हमें कंप्लीट आउट करने हैं। और अभी हमारा जो कोर्स है आज का जो लेक्चर है यानी शुरू के 1-2 क्लासेस का, तो इंशाल्लाह आपका जो आईटीबी है जो आपने बकौल आपकी क्लास हो गई है उसके 3-4 चैप्टर भी उसके अंदर कवर अप हो जाएंगे, इससे कि मुझे अपने टॉपिक पे आने से पहले आपको वो सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बात, पहले जरा 5-10 मिनट की पहले सुन लो, इसके बाद में लिखवा दूंगा। एक वर्ड सुना होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। द वर्ड कारोबार, तिजारत, धंधा। नहीं है गुजराती में बोलते थे पुराने ओल्ड लीग, धंधा करना है, सही है ना। Any activity for seeking profit is called business. दुनिया की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बीच में किस चीज का एलिमेंट आ जाए, it's called business. बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है सर बाइंग एंड सेलिंग, कोई बोलता है सर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कोई बोलता है गिव एंड जो है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कोई बोलता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बेटा ये सारे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव किसी ने नहीं बताया। ऐसे सवाल आते हैं, लिखा होगा द वर्ड बिजनेस डिफाइंड, नीचे लिखा होगा एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, सेलिंग ऑफ गुड्स। किसी ने कितना सब समझते हैं कि भाई बिजनेस का मतलब गुड्स बेचना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। आपने लिख दिया सेलिंग ऑफ गुड्स को टिक करके आ गए और इस वसूल से बिल्कुल परफेक्ट 0 मिलेगा। आपको उन चारों ऑप्शन में से किसको टिक कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट्स इज कॉल्ड। दुनिया की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बीच की में एलिमेंट किस चीज का है, कायदे आजम। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी, लिखवा दूंगा पहले देख लो, एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अर्न प्रॉफिट। यानी प्राइमरी मकसद कायदे आजम, सेकेंडरी मकसद कायदे आजम। बिजनेस में एक ही सिर्फ इंटेंशन होती है, नीयत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और वो है सिर्फ फॉर सीकिंग प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। अब इधर एक बात सुन लो, इससे पता चला देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और एक है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ये सब कुछ बताना जरूरी है, हमारे पीआरसी 4 में जितने 10 के 10 चैप्टर्स हैं बच्चों, सारे प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के हैं। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस का टॉपिक हमारे पीआरसी 4 में नहीं है, वो कैफ 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आएगा। सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन से है, जो चैरिटी बेस्ड होते हैं, जो एनजीओज होते हैं, जो फंडिंग्स पे चलते हैं, जो ज़कात, खैरात, रमजान में जो इनको डोनेशन देते हैं, उनका वो कोई चीज सेल आउट नहीं करते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द सर्व ऑफ ह्यूमैनिटी करते हैं, उनका कॉज ही अलग है। सैलानी वेलफेयर वाले जो
खाना खिलाते हैं, और भी बहुत सारी जितनी भी एनजीओ है तो पैसे थोड़ी लेते हैं खाने के साथ। तो सर वो चला कैसे रहे? जो भी मुखैर हजरात है वो उधर जाके डोनेशन देते हैं, अपनी ज़कात वगैरह देते हैं। तो सर क्या मतलब हुआ? तो भाई प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग तरीके से बनती है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड दोनों जगह अकाउंटिंग होती है। आप ये कह सकते हो कि सैलानी वेलफेयर का भी एक सीईओ है, लेकिन उधर की बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनती है, स्टैंडर्ड उसके ऊपर अलग इम्प्लीमेंट होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। इधर क्यों बताया जा रहा है? एक तो आईटीबी में आपका 110% एमसीक्यू आएगा कि कितने टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन है, दो टाइप्स की है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और मैं फिर कह रहा हूँ ये दोनों मिक्स चलेंगे अभी ना, आई आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और आईटीबी के साथ। हमारे ये 10 के 10 चैप्टर जो है वो सारे प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस के ऊपर है। तो याद रख लो, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट्स इज कॉल्ड बिजनेस। बहुत आसान सी एग्जांपल दे रहा हूं। आप में से किसी दोस्त ने बोला सर मुझे एक पंखे की जरूरत है, सीलिंग फैन। मैंने कहा ठीक है। बेचारा बोल रहा सर कोई यूज में कोई फैन मिल जाए तो दे दीजिएगा, मंगवा दीजिएगा या ले लीजिएगा। एक दिन जा रहा था तो पता चला कबाड़ी के पास जो है एक पंखा दिखा। कबाड़ी से पूछा भाई ये चलता है? उसने चला के दिखाया, सही है। मैंने कहा कितने का है? उसने कहा 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। मैंने तुम्हें कॉल करी, मैंने कहा भाई मुबारक हो तुम्हारा पंखा मिल गया है। बोला सर कितने का है? मैंने कहा बेटा ये आपको 1700 रुपए का पड़ेगा। बोला ठीक है सर, हो गए। उससे खरीदा पंखा, घर लाके जरा सर्फ के पानी से उसको चमका दिया, साफ सूफ कर दिया, एक 100 रुपए का कैपेसिटर बदल दिया ताकि थोड़ा तेज चल जाए, उसके मोहब्बत भरे हाथों से दे दिया, और उससे कितने पकड़ लिए? भाई ये राइट है मेरा, मैंने मेहनत करी, तुमने एक चीज बोली, मैं तुम्हारे लिए गया, कॉस्ट के लिए गया, मैंने अपना प्रॉफिट रखा है। अब मैं ये जब एक एग्जांपल दे रहा था, एक स्टूडेंट बोल रहा है सर झूठ नहीं बोला आपने। मैं कहा, उसने बोला कि भाई आपको कितने का, सर कितने का पंखा है? मैंने कहा 1700 का मिलेगा। कभी जे डॉट जाते हो, सना सफीनाज और ये खाड़ीज और ये जितनी भी आउटलेट है, अगर कुर्ता शलवार 4 या 5 हजार रुपए का लगा हुआ है, तो कभी जे डॉट वाले बोला कि माँ की कसम खा के बता कितने का पड़ा है? ये बोलते हो क्या? बोला भाई आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो आगे जाओ। ये नहीं समझ रहा, 3600 वाला देख लो, 3000। हम ये नहीं बोल सकते कि ये कितने का है और तुमने कितने रखे हैं और ये सारी पंचायतें। लेना है, तुम्हें गंवारा है तो ले लो। हाँ डिस्काउंट का शायद बोल सकते हैं यार कोई, ये तो फिक्स प्राइस शॉप है, लेकिन अगर कोई दूसरा है तो आप डिस्काउंट बोल सकते हैं। आप किसी ये आर्ग्यूमेंट तो नहीं करते आपको कितने का पड़ा है। अभी डॉलर्स वाले के पास हम एसी लेने के लिए जाए फॉर एग्जाम्पल सदर में, वो बोल रहा है भाई हमने कहा 1.5 टन का एसी कितने का है? बोल रहा है 1.25 लाख का, 1,25,000 का। हम बोले यार ये कितने का पड़ा था जरा बताना। बोला अजीब आदमी मिला है। हाँ ये बोल सकता है 1,25,000 का, 10 दुकानों से ढूंढ लिया, रेट ले लिए तो 1,25 का है। तो बोले यार कोई डिस्काउंट कर दो। उसने कहा यार चलो अच्छा 5,000 रुपए कम कर देता। एक बात कह रहा हूँ, एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप ये थोड़ी हो सकते हो आप सबकी कॉस्टिंग निकालना शुरू हो जाओ और आप झूठ बोल लो यार आप तो ये कमा रहे हो, तो वो बैठा क्यों है बेचारा? तो एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। देखो लोग जो इंटर वगैरह के बच्चे आते हैं ना मैट्रिक से, तो उनके जो है ना सवाल इस तरह के होते हैं, बोले सर ये झूठ नहीं हो गया? कैसे झूठ हो गया? आपने बोला 1700, अब अगर हाँ स्टूडेंट ने बोला सर कुछ डिस्काउंट कर दे, तो मैंने 1500 रुपए का कर दिया। मैंने कहा चल यार अपना बच्चा है, 200 रुपए कम कर दिए। लिखो जरा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस लिखो। एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट्स, any activity for seeking profits is called business। business को inverted comma में लिख देना। any activity for seeking profits is called business। और करके एक और डेफिनेशन लिख लेना।
the primary, comma secondary, and final objective of a business is to earn profits. The primary, comma secondary, and final objective of a business is to earn profits. सर इधर इसकी क्या जरूरत पड़ी है? हमारे पास एक तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस बतानी थी और हमारे कोर्स का हिस्सा है साथ में। नेक्स्ट हेडिंग डालो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। There are 3 different types of business. टोटल पूरी दुनिया में 3 डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस हैं। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर 2 ट्रेडिंग बिजनेस, नंबर 3 सर्विस बिजनेस। पहले का नाम क्या है बच्चों? दूसरे का, तीसरे का सर्विस बिजनेस। पहली हेडिंग डालो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। पहली हेडिंग डालो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस we add raw material, comma labor and different expenses. फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनो। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड, क्या ऐड करते हैं हम? कॉमा लेबर and different expenses and different to make a product, to make a, चलो भाई प्रोडक्ट बन गया। अब बिजनेस की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? Any activity for seeking profit is called। अब जरा सुनो फिर देखो वापस से ताकि और समझ में आए। In manufacturing business we add raw material, labor and different expenses to make a, आगे लिखो, and after making that product we sell out at above cost। आपने प्रोडक्ट बना लिया मेरे बच्चों, आखिर में एक काम नहीं भूलना, क्या चीज? उसमें फायदा क्या है यार? इतनी झक मारने का फायदा क्या है? आपने फैक्ट्री खरीदी, चलो भाई खरीदने के पैसे नहीं थे, रेंट पे लिया, दुनिया जहां की सारी मशीनें मंगवाई, उसके अंदर जो जो मटेरियल लगता था वो मंगवाया, लेबर रखी, दुनिया जहां के खर्चे करे, चलो भाई बहुत मुबारक हो, प्रोडक्ट बन गया। फॉर एग्जांपल चेयर्स बनाने की फैक्ट्री है हमारी, चेयर्स बन गई, 1000 रुपए की एक चेयर पड़ी है। एग्जांपल ले लो कि एक चेयर हमें कितने की पड़ी है बच्चों? 1000 की। अब डेफिनेटली हम वो चेयर कितने की बेचेंगे? जितना भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी प्रॉफिट, उसके अंदर ऐड करके 1000 रुपए कॉस्ट पड़ी है, रॉ मटेरियल भी, लेबर भी, एक्सपेंसेस भी, सब मिला मिलू के मुझे एक चेयर कितने की पड़ी है बच्चों? तो मैंने क्या लिखा है? इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल, कॉमा लेबर एंड डिफरेंट एक्सपेंसेस टू मेक अ, एंड आफ्टर मेकिंग दैट प्रोडक्ट वी सेल आउट एट 110% है कि मैं वो 1000 रुपए से ज्यादा की बेचूंगा।
अच्छा कोई बताएगा कि कॉस्ट प्राइस निकालना क्यों जरूरी है? एक बात पूछ रहा हूं, अभी हमारे टॉपिक से हटकर है, बता दो दिया, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट एक्यूरेट निकालना क्यों जरूरी है? क्या प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट हो सकता? और अच्छा जवाब, वेरी गुड, टू सेट द सेलिंग प्राइस। जब तक एक्यूरेट इसकी कॉस्ट नहीं बताओगे तो बेचनी कितने की क्या बताऊं? एक बड़ी प्यारी एग्जांपल सुनो, क्या याद रखोगे? 5,000 कुर्सियां बनाई तुमने, और मेरी फैक्ट्री के तुम सब जो है कॉस्ट अकाउंटेंट हो। तुम सब कौन हो मेरे? आपसे मैंने कोई 500 मरतबा पूछा, भाई आपने ये कुर्सी की कॉस्टिंग निकाल दी है? यस सर। कितने की है? 1,000 रुपए की पड़ी है। मैंने 500 मरतबा रिपीट करा, इज इट एक्यूरेट? यस सर, यस सर, यस सर। 1,000 रुपए बोल दिए आपने। मैंने अपनी सेल्स टीम को, सेल्स डिपार्टमेंट को बोला 1,500 रुपए में बेच दो, तो मेरी गलती थोड़ी है। मैंने क्या बोला? 1,500 रुपए में ये जो है बेच दो। 5,000 कुर्सियां बिक गई। सारा फाइनल हिसाब किया गया। मिसाल दे रहा हूँ, बेहतरीन एग्जाम्पल है, किसी को समझानी हो तो। आपके बैंक अकाउंट में, मतलब ओनर के बैंक अकाउंट में, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए ओनर तस्वुर कर लो, थोड़ी देर के लिए 5 लाख रुपए थे, और बिल्कुल पठानों वाला, बिल्कुल अल्लाह माफ करे जाहिलों वाला हिसाब है कि 1,000 रुपए की कुर्सी 1,500 में बेची है, तो प्रॉफिट तो हुआ है ना। और जब बैंक अकाउंट को देखा 5 लाख रुपए थे, और आज माशाल्लाह ऐसी बरकत हुई कि 4 लाख हो गए। वजह बताओ इसका। ये जाएगा इन्वेस्टिगेशन में मामला। तो भाई ये क्या हुआ? 1,000 की कुर्सी बोली थी, तुम सबने मुझे कॉस्ट प्राइस क्या बताई थी? 1,000। मैंने अपनी सेल्स टीम को बोला 1,500 में बेचो, बेच दिया, सबसे पैसे आ गए। थोड़ी देर के लिए समझो, हिसाब करा फाइनल, नीचे हमारे पास जो पैसे थे उससे भी कम हो गए माशाल्लाह, जो इन्वेस्टमेंट करी थी। हालांकि मोटा मोटा सा हिसाब है। आप सर पकड़ के बैठ गए कि क्या हुआ है? अबे कुछ नहीं हुआ, इन लोगों ने अपने मुंह जैसी कॉस्ट बताई है। क्या हुआ है? क्या हुआ? वापस से इन्वेस्टिगेशन करा गया, अब देखो कैसी हंसी तुम्हारी बदलेगी। वापस से पता चला और सर भागते भाई, सर एक छोटा सा ब्लंडर हो गया, छोटा सा। क्या छोटा सा? सर वो 1,000 रुपए कुर्सी की प्राइस नहीं है, 1,700 रुपए की कुर्सी की प्राइस है। हमने बेच कितने में दिया है? दुनिया की हर बुक में लिखा हुआ है, तलवार से बारीकी वाला काम है कॉस्टिंग निकालना, जो तुम इंशाअल्लाह ताला अजीज कैफ 3 में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? कैफ 3 कॉस्ट अकाउंटिंग में इन डिटेल पढ़ोगे। अगर तुम मुझे अल्लाह के नेक बंदे 1,700 रुपए कोट करते, मैंने 400 मरतबा तो पूछा, इज इट एक्यूरेट, परफेक्ट है? यस सर, यस सर। तो मैंने 1,500 में बिकवा दी। अब तुम 1,700 बोलते तो 2,200 में बिकती ना यार। 500 का प्रॉफिट रखो, इतना मैथ्स नहीं आता। 1,000 में कितना प्रॉफिट रखा था मैंने यार? तो अगर तुम मुझे 1,700 कोट करते तो जाहिर सी बात है 1,700 की चीज को मैंने 1,500 में बिकवा दिया। ये सारे माशाल्लाह करामात आपकी कॉस्टिंग से है। अब आपको सबने लान तान दिया, सारी कंपनी आपके ऊपर चढ़ गया, और समझ लो आपका न्यू अपॉइंटमेंट हुआ था, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, पहले ही जो है ऑर्डर में ये भंड मारा है आपने माशाल्लाह, 2, 5, 10 लाख रुपए में सुला दिया ओनर को। पहले ही ऑर्डर में 5-10 लाख रुपए का ओनर का काम उतार दिया तुमने। अब क्या हुआ? आप इतना सा मुंह लुके बैठे हुए हो। अब एक और नई कहानी सुनो, मजे की बात। थोड़ी सी चेंज करता हूँ बात को ताकि आप समझ लो। एक बंदा चेयर लेकर आया, आपको पहले की मार तो पड़ी हुई है, इतनी आपको बेइज्जती हुई है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बेइज्जती हुई, क्या कैसे बंदे को रखा है। बोला भाई अभी प्रोबेशन पीरियड में अब क्या करें, छोड़ो। अब आप इतने अवेयर हो गए हो, इतने अवेयर हो गए, ये इससे खतरनाक बात बता रहा हूँ, जरा समझना। कोई कुर्सी लेकर आया, बोला भाई ये कुर्सी बनानी है, अब आपको चमाट तो इतनी जोर से पहले ही लग गई है। अब आप इतने मोहतात हो गए हो, इतने मोहतात हो गए हो, बेचारा छोटी सी बच्चे की चेयर लेकर आया है। आपने कहा 10,000 की बनेगी, उसकी आंखें खुल गई। 10,000 की? इसकी ओनर की।
और कस्टमर की। बोल रहे भाई पूरे कराची में सिर्फ हम काम नहीं कर रहे, 50 और कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं। बोल रहे भाई सुबह से 5-10 फैक्ट्रियों में दिखाया है, किसी ने माशाल्लाह 500 रुपए से ज्यादा कॉस्ट नहीं बताई। आप क्या सोने की तार से बना के दोगे 10,000 की या 5,000 रुपए की? ज्यादा प्राइस बोलते हो तो ऑर्डर नहीं मिल रहा, कम प्राइस बोल रहे हो तो लॉस हो रहा है। इसी को तुम अच्छी तरह बीइंग अ प्रोफेशनल जो है आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हो, जो आईसीए में क्वालिफाइड होते हैं। अब सुनो एक और से बात, ये हमारे सारे टॉपिक का हिस्सा नहीं, ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, कभी जिंदगी में काम आ जाए। जितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, जितना इतनी कॉम्प्लेक्स उसकी कॉस्टिंग है। इस कुर्सी में हार्डली कितने चीजें लगी होंगी, 5-10, प्लास्टिक, आयरन रॉड, पेंट, पॉलिश, कुछ इसके अंदर जो ग्रिप लगी हुई है, स्क्रू, बोल्ट, खत्म। 10 बहुत हद मार। और कुछ हमें तो इसकी एक्सपर्टीज नहीं पता। जरा एसी के ऊपर थोड़ी सी शफकत का हाथ फेरो, जरा एसी के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले तो इनर होता है और एक क्या होता है, तो पता होगा ना भाई। और बीच में एक पाइप भी होती है, वो भी एल्युमिनियम की होती है शायद, और उसके ऊपर एक पैकिंग भी लगी होती है। हर चीज की कॉस्ट लगाना। सोचो डॉलेंस वालों ने, हायर वालों ने, ग्री वालों ने तुम्हारे सामने दुनिया जहां की पता नहीं कितनी मशीनें और अप्लायंसेज है, आपके सामने मोबाइल है, उसमें कितने नट बोल्ट और कितने सर्किट और फलाना और ढिमाका पता नहीं। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, जितना हमें पता है वो बता रहा हूँ। कैसी एक्यूरेट कॉस्ट निकालनी चाहिए। तुम सही एक्यूरेट कॉस्ट बताओगे तो एक्यूरेट सेलिंग प्राइस रखी जाएगी भाई। जब तक के एक्यूरेट कॉस्ट नहीं आएगी, वी कैन नॉट सेट द सेलिंग प्राइस, वी कैन नॉट सेट द, हाँ वो तो प्रॉफिट रखी सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस स्प्लिट करनी है, सेट करनी है। और वो सेलिंग प्राइस इसीलिए कभी कभार कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, उसके कॉस्ट अकाउंटेंट की मसले होते हैं, समझे नहीं। कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, कभी देखना कोई इंट्रोडक्शन प्राइस के अंदर जो है ना 100 रुपए की निकाली, पूरी पब्लिक नहीं ले रही था, वो जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगले बैच में जब आई ना वो, तो साले उसकी रेट आया 500 रुपए। लोगों की आंखें उड़ गई, 100 रुपए की। अभी उस पागल ने सही कॉस्टिंग नहीं करेगी बेचारी ने, नहीं जल्दी जल्दी में, उसके कॉस्ट डिपार्टमेंट ने, उसको लॉस हुआ। अब जो रिवाइव होकर आई, अब वो कितना बुरा इम्पैक्ट हो गया, वो पहले मर्तबा में ही 500 की निकालता। आपके गलत डिसीजन से आपका प्रोडक्ट फेल हो जाता है। एक नई एक साइंस है, आपने 100 की निकाल दी, अब आप क्या सबको ऐलान करोगे, यार ये मैंने इनकॉम्पिटेंट बंदा रखा था यार, उसने 100 रुपए बताई थी तो मैंने बेच दिया, मेरा प्रोडक्ट तो था ही 500 का। अब लोग क्या आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे कि यार देखो प्रोडक्ट अच्छा था तो अब 500 की कर दी। अगर वो पहले इम्पैक्ट में ही 500 का आता तो शायद ये इंप्रेशन नहीं जाता। बहुत खतरनाक है और बड़ी बड़े काम है और बड़ी चीजें सीखने को है अगर आप इसकी स्पेशलाइजेशन में जाते हो तो। बहरहाल हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो कैफ 3 में है हमारे पीआरसी के अंदर, सिवाय एक ये चैप्टर इन्होंने अभी डाला है, चैप्टर नंबर 8। इन्होंने थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग का फ्लेवर तुम्हें इधर चखाया है। क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर। 10 चैप्टर में से 9 चैप्टर्स ट्रेडिंग बिजनेस में। पहले ट्रेडिंग बिजनेस, अच्छा इसकी फॉर एग्जांपल लिख लेना, एग्जांपल लिखेंगे क्या? अब फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल्स, गारमेंट्स फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स, ये किसकी एग्जांपल में लिख रहे हो जरा बताओ? वेरी गुड बेटा, शाबाश, बिल्कुल एक्टिवली और बिल्कुल अच्छी तरह पार्टिसिपेट। गारमेंट्स फैक्ट्रीज, शू मेकिंग फैक्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज है यार, जो भी फैक्ट्री है
चाहे वो घर में बनी हुई हो, चाहे वो आपके वहाँ बहुत बड़े कोई लार्ज स्केल पर हो, याद रख लीजिएगा सारे ये सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आएंगे। दूसरी हेडिंग डालना ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस, आयशा क्या रिपीट करना है? लिखो ट्रेडिंग बिजनेस में, इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश्ड गुड्स। अच्छा भी बताता हूँ, वेट करो, पहले ये लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ। इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज्ड द फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स को अंडरलाइन कर देना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना FINISHED, फिनिश्ड गुड्स। इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, डेफिनेटली किससे? मैन्युफैक्चरर से, या होलसेलर से भी ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर लिख दो बस, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड देन रीसेल एट अबव कॉस्ट। दुनिया का सबसे आसान तरीन कारोबार। हम कोई चीज बनाते नहीं है, हम कोई चीज बनाते, हम बनी बनाई चीज खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं भाई? वेरी गुड। जो मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री वालों से सिर्फ हम एक मोहब्बत वाला काम करते हैं, नया प्राइस टैग लगाते हैं माशाल्लाह। इम्तियाज स्टोर जैसे, तुम्हें लग रहा है इम्तियाज और इम्तियाज की बीवी रात को हर चीज बनाते होंगे? पागल हो गया, कितने फारिग है। सारी दुनिया जहां की कंपनियों से क्या खरीद लिया? गुड्स, प्रोडक्ट, और उसको एक डिस्प्ले में ब्रांड बन गया, वो एक अलग बात है। तो खुद अपना कोई प्रोडक्ट थोड़ी है मेरा बेटा, हर कोई कंपनियों से खरीद के बल्क क्वांटिटी में उसके ऊपर डिस्काउंट अवेल करके और फिर वो कस्टमर को डिस्काउंट दे देते हैं। वो देते हैं नहीं देते उसकी बहस में मैं नहीं जा रहा। किसी प्रोडक्ट में दे देते हैं, किसी प्रोडक्ट में नहीं देते। बहरहाल क्या लिखा आपने? इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट, पहले हमें खुद खरीदना पड़ेगा, याद रख लो, बार बार लिख रहा। फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड, पहले तो हमें खुद खरीदना पड़ेगा, एंड देन रीसेल एट, फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज स्टोर, चेज वैल्यू, इम्तियाज हो गया, चेज वैल्यू हो गए, माइक्रो मैक्रो जो भी खुले हुए डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, जितने भी आउटलेट्स हैं, बेस्ट एवर एग्जांपल है ट्रेडिंग बिजनेस के। अब देखो एक और बात समझेगा, पहले लिख लो आराम से, फिर बोल रहा हूँ। इम्तियाज स्टोर हो गया, नाहीद हो गया, चेज वैल्यू हो गया, जितने भी सुपरमार्केट्स हैं, जितनी भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं, ये सारे के सारे ट्रेडिंग बिजनेस की बेस्ट एवर एग्जांपल है। हमारे PRC 4 के जितने भी टॉपिक्स हैं सिवाय एक के, सिवाय वो कौन सा था? मैन्युफैक्चरिंग से बदल रहा है, बाकी सारा ट्रेडिंग बिजनेस है। वो एक चीज बताने के लिए इतनी लंबी कहानी सुनानी पड़ी है कि जितना भी हम पढ़ेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? अब आप आज के बाद जब भी PRC 4 की क्लास लेने आओगे, आप सब इंक्लूडिंग मी, हम सब किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अकाउंटेंट हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लो, हम वी आर नॉट द ओनर ऑफ द बिजनेस। कभी ओनर बन के अकाउंटिंग नहीं होती बेवकूफों, पूरा इंटर कर लिया लेकिन आज तक किसी टीचर ने बताया नहीं माशाल्लाह। हमेशा अकाउंटिंग करते वक्त जिंदगी में याद रखना, अपने आप को क्या समझोगे? बीइंग एन फाइनेंशियल अकाउंटेंट। और अगर तुम कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो समझ लो तुम किसी भी
टेक्सटाइल मिल में, किसी गारमेंट्स फैक्ट्री में, किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट हो, और तुम्हारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको कॉस्ट प्राइस सही एक्यूरेट निकाल के देनी है। एक लड़का बोलता है, सर अबे भाई हजारों प्रोडक्ट होते हैं यार, हर एक की प्राइसेस अलग होती है, क्योंकि हर एक की कॉस्ट अलग होती है। हर एक की कॉस्ट अलग क्यों होती है? हर एक में अलग अलग इंग्रेडिएंट बनते हैं, 500 किस्म की क्रीमें आती हैं बाहर, हर एक की प्राइस अलग है। लोकल अलग, इंपोर्टेड अलग, इंपोर्टेड में 50, लोकल में 50 किस्म की, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती। सर ये क्यों डिफरेंस है? इसके इंग्रेडिएंट अलग होंगे, उसकी कॉस्ट अलग होगी, सबकी क्वालिटी में फर्क होगा। एक पूरी नई साइंस है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग। बाकी पूरे 9 चैप्टर आपको ट्रेडिंग बिजनेस के पढ़ने हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? एग्जाम्पल लिख लिया आपने? एक और हेडिंग डाल देना, सब हेडिंग फिनिश गुड्स की हेडिंग डाल देना। फिनिश गुड्स बेसिकली जो है ना अकाउंटिंग का की टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डेफिनेशन वापस रिपीट कर रहा हूं, जरा सुन लेना। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल, कॉमा लेबर and different expenses to make a product, and after making that product we sell out at above cost. अच्छा, फिनिश गुड्स की डेफिनेशन लिख लेना, रेडी फॉर रीसेल पर्पस, तो बिल्कुल तैयार हो बेचने के लिए। रेडी फॉर रीसेल पर्पस पूरा लिखो भाई, ये आएगा थ्योरी के अंदर। हाँ सवाल, फिनिश गुड बोलेगा तो रेडी फॉर रीसेल, सिर्फ एक ही। अच्छा, वो गुड्स जो लिए हैं ना हमने, तो सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए लिए। हाँ, ट्रेडिंग बिजनेस में जो भी हमने गुड्स खरीदे हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है? हम उसको वापस से रीसेल करेंगे। किस पर? बस ये अलग बात है कि हम मैन्युफैक्चरिंग से जो है ना बहुत सारे यूनिट्स लेते हैं, हजारों में, फिर अपनी दुकान में आके उसको सिंगल पीस के हिसाब से बेचते हैं। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग जो है ना बल्क क्वांटिटी में लेने पे क्या दे देता है, और फिर हम उसको जो है रिटेल में बेच देते हैं। कोई सवाल है इधर तक तो पूछ सकते हो। जहां तक अभी बताया है, देखो जरा सुनना। हमने डेफिनेशन ऑफ बिजनेस करी, एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो पता था दो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन है, एक है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और एक है, ये हमने नहीं लिखा था, ये नहीं बनाया चार्ट, भूल गया, अभी कल लास्ट में बना लेंगे। अब लिखो सर्विस बिजनेस, लिखो, याद दिलाना भी, एक वो भी लिख लेना। अभी लिखो सर्विस बिजनेस। इन सर्विस बिजनेस, in service business we rented, RENDED, rented। we provide भी लिख सकते हो, लेकिन rented लिखा हुआ है तो ज्यादा अच्छा बेहतर होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, इन सर्विस बिजनेस we, RENDED मतलब प्रोवाइड करना, we rented services, and against that services we charge prices। फिर सुनिएगा, इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज, एंड अगेंस्ट दैट सर्विसेज, एंड अगेंस्ट दैट जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी है, वी चार्ज, CHARGED, चार्ज प्राइसेस। और जो हम खिदमत देंगे उसके एवज हम उससे पैसे चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स,
इंजीनियर्स लिख लो, बैंकर्स, प्राइवेट जॉब कोई कर रहा है तो प्राइवेट जॉब, फर्म, बिल्कुल, एजुकेशन सर्विसेज वाले जितने भी इदारे हैं, एजुकेशन सेक्टर, लॉयर्स, स्टेट एजेंट का पता है किसी को काम? स्टेट एजेंसी वाले जो लड़के आजकल देखा बहुत घूमते हैं, आजकल तो बहुत हो गए स्टेट एजेंसी वाले, कुछ तो पता होगा, कुछ तो आइडिया होगा यार। ऐसा लग रहा है बिल्कुल शिकारपुर और शहदादपुर से, पुराने राजनकोट से आए हो। कहाँ से भाई? क्या होता है स्टेट एजेंट का काम? दो पार्टीज को मिलवा देता है, और सबसे बड़े मजे की बात, ना उसके पैसे होते हैं ना उसका घर होता है, माशाल्लाह फारिग होता है वो बिल्कुल। दोनों को मिलवा देता है, अगर डील फाइनलाइज हो गई तो दोनों तरफ से कमीशन पकड़ लेता है, डील पूरी करवा के देता है। पता है ना यार? डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, हमें नहीं पता, हमने पढ़ा नहीं कि क्यों दर्द हो रहा है, चेक करता है, पेन चलाता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, 1000 रुपए फीस ले लेता है। लॉयर के पास जाते हैं, वो केस लड़ता है। तो मेरा कहने का मकसद, अगर आपके फादर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 5, 6, 7 बजे आते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ क्या मिलती है भाई? अब आगे सुनो, लास्ट बात, दुनिया में ये 3 सेक्टर है, इसमें से कोई भी एक सेक्टर में आपके घर में जो अर्निंग्स आ रही हैं, आपके घर में जो पैसे आ रहे हैं, इसमें से किसी एक 3 सेक्टर में से आ रहे होंगे, जो कमाने के वसाइल हैं। चौथी कोई है ही नहीं बेटा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपने लिखा हो कि सर वो इन्वेस्टमेंट करी है अगर हमने, किसमें? बैंक में। थोड़ा सा आगे निकल के पहले ये बताओ वो पैसे जमा कहाँ से हुए थे? बच्चा फॉरन क्रॉस क्वेश्चनिंग में कहता है सर अगर बैंक में पैसा रखा हुआ है 50 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए, उससे क्या आ रही है? बैंक क्या देता है? अल्लाह का शुक्र है। तो वो आप बोले सर ये कौन सी होगी, ये तो अदर इनकम तो हो गई है, लेकिन मेरे बच्चे वो 5 करोड़ आए कहाँ से थे ये तो बता दो, अब्बू कहाँ से लाए थे पप्पा गरम गरम, ये तो पहले बता दो मुझे। अब मुझे बताओ, आपके फादर, भाई बहन, अम्मा, कितने लोगों के फादर या पेरेंट्स जो है सर्विस कंसर्न में है? सर्विस पता होना चाहिए, ऐसे सर्विस कंसर्न में यानी कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट इदारे में काम करते हो, ये सारा सर्विस सेक्टर है। ऐसे कितने लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से ताल्लुक रखता हो? कोई मैन्युफैक्चरिंग से क्या काम है? ऑफिस फर्नीचर खुद बनाते हो या बेचते हो? बनाते हैं। अब जरा और सुनो, ऐसे कितने लोग हैं जिनका ट्रेडिंग बिजनेस है? बाकी ये सब फारिग हो गया। ट्रेडिंग बिजनेस इसका है भाई, क्या इसका क्या काम है? अब मेरा भी एक ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन तुम लोगों के काम करनी, लड़कियों का काम क्या है? यानी कि तारी रोड पे एक, पहले तो बहुत सारी शॉप्स थी, अब थोड़ी सी कम कर दी है, लेकिन उसमें ब्राइडल वर्क का काम है, आज से नहीं 25-30 साल से शॉप है। ठीक है, मैं सिर्फ उधर ऐसे ही सैटरडे को हिसाब किताब के लिए, आई एम द फाइनेंस डायरेक्टर, मैं डीलिंग शीलिंग नहीं करता, कोई और करता है, मैं सिर्फ हिसाब किताब कायदे आजम से अपना काम है। समझ में आ रही है बात? ताकि तुम्हें भी समझ में आए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो आपका काम क्या है? हमारे पूरे पीआरसी कोड के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे ट्रेडिंग बिजनेस हैं। कौन से? अब बार बार नहीं बोलना पड़े, हम बनी बनाई चीज खरीदेंगे और उसको बेचेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालना, कोई और सवाल है तो पूछ सकते हो। अच्छा, ये जो एक और काम, ये जो हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाना खाने के लिए,
ये कौन से कंसर्न में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस। उधर ही कुक करके दे रहा है, तो कॉस्टिंग जरूर करी होगी, एक कढ़ाई 1 किलो की कितने की पड़ती है, सारी चीजें, और फिर उधर बिठा के खिला भी रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है। ये एयर टिकटिंग बनवाते हैं ट्रेवल एजेंसी वाले। ट्रेवल एजेंट से क्या बनाते हैं हम लोग यार? ये ट्रेवल एजेंसी वाले किस में आएंगे? ट्रेडिंग सर्विस देते भाई। ट्रेडिंग क्या बेच रहे? जहाज बेच देते? मेरा बेटा हम सिर्फ टिकट इस्तेमाल करते हैं और खत्म। सर्विस कंसर्न में आता है। अगर आ जाए कि एयर टिकटिंग का काम क्या है, पीआरसी बोर्ड के अंदर एक सवाल आया था, इसलिए अचानक याद आ गया। अच्छा, साथ साथ सवाल जो बच्चों के होते हैं वो भी साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे साथ ही, यही सारे सवाल होते हैं। और कोई सवाल जो दिमाग में आ रहा हो? मैन्युफैक्चरिंग में आता है। फार्मिंग जो है, यानी कि ये एग्रीकल्चर की बात कर रही है, इसमें आएगा भाई। ये जो भी कैटल फार्म खुले थे, सर्विस कंसर्न है, ट्रेडिंग भी है। अगर खरीद के क्या कर रहा है? बेच रहा है। और जो पलाई वलाई नहीं करवाते, जो जानवर पलवा लिए तो वो सर्विसेज दे रहा है। आपने अपना जानवर बेच दिया, उसने 1 साल पाला, जो भी ड्रामेबाजी, फिर वापस दे दिया। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? और कोई दिमाग में आ रहा हो? मैं बोल तो रहा हूँ, ये सारी क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम है। क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम को तो थोड़ा सा बताओ, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है? इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त तो बताओ। वेरी गुड बेटा, शुक्र है अल्लाह का। एक बंदा सो ही गया ना। मैं बोला इन्वेस्टमेंट की सबसे प्राइमरी चीज क्या है? सबसे पहली चीज, अबे भाई कैश, हार्ड कैश, पैसा। उसको तुम कहीं पे भी घुमाओ, पैसे से तो पैसा बनता है मेरे बच्चे, मोहब्बत से थोड़ी बनता है। ये बेवकूफों वाली बातें होती हैं। फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में पैसे से ही पैसा बनता है। आपकी क्या है आजकल के, अगर देखो तो दुनिया में, मेरा जितना असेसमेंट है, हमारे कराची में जो आजकल के हालात है, 2 कैटेगरी के लोग हो गए अब हमारे पूरे कराची में। एक हो गया बिल्कुल अपर क्लास, और एक हो गया लोअर क्लास। मेरे ख्याल से लोअर नहीं, वो बिल्कुल ही नीचे घुस गया बेचारा। लेवल का फर्क देखो, मिडिल क्लास खत्म हो गया। फर्क समझना। एक ऐसा तबका है, सुनना जरा, जो एक वक्त के खाने के अंदर पर पर्सन 15,000 रुपए और 20,000 रुपए पर हेड का खाना खा रहा है एक वक्त का। कितने? मैं कराची में बात कर रहा हूँ तुमसे। 15,000 और 20,000 रुपए, 2,000 रुपए पर हेड की बात नहीं कर रहा। पर हेड एक वक्त के खाने के बूफे में जा रहा है, और दूसरी तरफ वो एक बंदे की पूरे महीने की तनख्वाह है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा हो गया है, और ये इसीलिए इतने प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। ये अल्लाह ही रहम करे, इसलिए कि तो तुम्हें पता है, सारे सारे गंदे एक साथ ही जमा हो गए। क्या होगा स्कूल का यार, अल्लाह भी पता है। सर, ट्रेडिंग बिजनेस की डेफिनेशन। इन ट्रेडिंग बिजनेस वी फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स एंड देन रीसेल एट अबव कॉस्ट। थोड़ा तेज लिखो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालो। कोई और सवाल है तो पूछ सकते हो भाई, किस आपस में डिस्कस कर रहे थे, कोई दिमाग में आ रहा हो गर्ल्स में? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने एग्जाम्पल लिख ली, इम्तियाज वगैरह, चीज वगैरह, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सर्विस कंसर्न भी हो गया ना। टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस, पहले क्या लिखा था? टाइप्स ऑफ। जमीन आसमान का फर्क है, एक ही बोलते हैं। मैंने क्या बोला? टाइप्स ऑफ। और अब क्या लिखवा रहा हूं मैं? टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। there are three different types of there are three different types of ownership in business.
नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप किसी को पता है? सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं? सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। आगे लिख लो अगर डायरेक्टली लिखना चाह रहे हो तो, सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। पूरे के पूरे बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक फर्दे वाहिद, एक फर्दे वाहिद वारिस का हो या ओनर होगा। इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज ओनली सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। कोई बताएगा फायदे? दुनिया के सारे फायदे सोल प्रोप्राइटरशिप में है मेरे बच्चे, जिंदगी में याद रख लेना। सारा प्रॉफिट आपका, सारी अथॉरिटीज, सारी सीक्रेसी, सारे डिसीजंस आपके। एक चीज है जो मैं कहता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप में खराब है, बाकी दुनिया के सारी अच्छाइयां उसमें है। लायबिलिटीज तो खैर पे कर देगा, फ्यूचर नहीं होता। अगर ओनर की आंख बंद, बिजनेस बंद। लाइब्रेरी पकड़ पकड़ 11 करके दे देगा, ये सबसे खतरनाक है, यानी बिजनेस का कोई फ्यूचर नहीं होता। सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस बात। हाँ वो तो एक लंबी है। अगर अगर आप एक महदूद अरसे तक काम कर रहे हैं ना, तो बोलता हूँ बेस्ट एवर एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटरशिप। हमारे दादा अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमें बोलते थे बेटा पान का खोखा लगा लेना। क्या लगाना? ये खोखा नहीं होता पान का, लेकिन अपना लगाना। उस वक्त हम छोटे थे, हमें समझ नहीं आता था। बोलते थे पान का खोखा लगाना लेकिन अपना लगाना, किसी को साथ शरीक नहीं करना। असल में मसला क्या है कि दूसरी टाइप की जो बिजनेस है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। होता यह है कि कायदे आजम में माशाल्लाह चिकनाई बहुत है, तो वो आंखों में आ जाती है। जब आंखों में आ जाती है तो धुंधलापन आ जाता है। अच्छा मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है कि पार्टनरशिप बनती तो बहुत अच्छी नीयत से, ओए होए होए, एक दूसरे में जान निकालने वाले ऐसे बढ़ बढ़ के काम, लेकिन तलाक लाजमी है। बड़ी बड़े देखे हैं, बड़े बड़े आपकी सोच क्यों वजह है उसमें। जब बन रही होती है ना पार्टनरशिप, तो अल्लाह ताला भी साथ होता है, इसलिए कि दोनों की नीयत होती है बिल्कुल साफ सुथरी। तो अगर छोटे पैसे भी होते हैं ना तो काफी ऊपर तक जाते हैं। लेकिन जैसे कायदे आजम ज्यादा आने लग गए और ज्यादा आने लग गए और ज्यादा आने लग गए, तो अब दोनों को बिला वजह, और इसमें अल्लाह माफ करे शैतान बीच में, एक होता है हायल और होता है एक तीसरा बंदा। कुछ भी नहीं करा, जाके तुम्हें बोलते हैं यार तू बहुत काम करता है यार, बस पुप्पो आग लगा दी। यार अजीब आदमी है, सुबह दुकान भी तू खोलता है, झाड़ू लगाता है, हालांकि बेचारा 5 साल से करीब लगा रहा था। आज जाके बोल दिया क्यों बेटा वो क्यों नहीं खोलता, उसकी भी तो ड्यूटी लगाओ। अब बेचारे का अगर दिल में नहीं पीता, दिमाग में था भी नहीं, तो आज से इसके पेट में अब दर्द शुरू। प्रॉफिट दोनों को मिल रहे हैं सेम। अगर भाई अब आप कल से जो है वो दुकान खोलेंगे, उसने बेचारे ने बोला क्यों भाई क्या हुआ, अचानक क्या हो गया? अच्छा मैं ही करता रहा हूँ बस शुरू। वो छोटी छोटी बातें पकड़ते रहेंगे पकड़ते रहेंगे पकड़ते रहेंगे। मैंने एक घर में पढ़ाया था बड़े जबरदस्त, जिससे क्या जो होता है, नाम कोट नहीं करूंगा, बड़ी फैमिली, उन्होंने एक अलग सा रूल बनाया। मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ, पढ़ाने जाता था तो ए लेवल्स में। बोले भाई हम लोग सारे भाइयों ने एक मुश्तरका फैसला ये करा है कि जो उनकी फैक्ट्री थी, इसमें हमारी औलादें नहीं आएंगी बीच में। हाँ कैश विड्रॉ करके कोई दूसरा कारोबार कर दो, अगर इसमें आएंगे तो किसी का भी बेटा आएगा, एक चौधरी आएगा, फिर दूसरा चौधरी आएगा, फिर तीसरा चौधरी आएगा। अरे ये कैसे काम कर रहे हो, इतने पुराने स्टाइल से कर रहे हो, मैं तो लंदन से पढ़ के आया हूँ।
मैं तो कनाडा से पढ़ के आया हूँ, मैं अपनी चलाऊंगा। फिर मुझे समझ में आया कि वाकई में तो ये जबरदस्त किस्म का, यानी उन्होंने अपने उसी फैक्ट्री से कैश विड्रॉ करके अपने उनको दूसरे बिजनेस सेट कर दिए, लेकिन उसके अंदर किसी को आने की इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी का बेटा नहीं आ सकता। हालांकि 9 भाई हैं और माशाल्लाह 40-50 मेरे ख्याल से मर्द हजरात काफी हैं। और कितने, जो सबसे बड़ा भाई है वो 105 साल के हैं, अभी इंतकाल हुए हैं, जो सबसे बड़े भाई थे। ठीक है, उन्होंने, चलो जी आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, पार्टनरशिप। मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस, मिनिमम। पार्टनरशिप बनेगी उसी वक्त, कब बनेगी बेटा, जब कम से कम 2 लोग हो। ज्यादा तो 20 तक चले जाओ, प्राइवेट लिमिटेड बनानी है तो 10 है, बैंक के लिए 10 है, वो रूल्स हमारे पास नहीं। पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए ओनर्स, उसको बढ़ाते जाओ 3 4 5, एक दूसरे की बाल बाल खींच देंगे सब, 4 5 6। ठीक है, हमारे सर ने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी थी कि उसके लिए आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, दिमाग मिलना जरूरी है। एक बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दी कि 5 पार्टनर है और आपको ऑफिस में एक वॉल क्लॉक लगानी है। एक ने बुलाया, एक वॉल क्लॉक खरीद के लाओ, क्या भाई घड़ी देखनी है, टाइम ही देखना है। बुलाए, रेक्टेंगल लेकर आएगा। दूसरे ने उसकी उससे नहीं बनती तो उसने कहा नहीं गोल लाएगा, गोल। तो बोल रहा है गोल भी नहीं लाएगा, ये भी नहीं लाएगा, तिकोन लाएगा। बोल रहा भाई मैं कहाँ से लाऊंगा। चौथा बोल रहा है येलो कलर की लाएगा। पांचवा बोल रहा है लाने की जरूरत क्या है, सबने पहनी भी तो है। और जब तक वो डिसीजन हो ही नहीं सकता अप्रूव, जब तक कि सारे म्यूचुअल कंसर्न ना हो। सबसे दुनिया में वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री लगाता है, वर्स्ट, बदतरीन टाइप की बिजनेस है जो नहीं चलता। कभी ना कभी वो आपका, हाँ गुड एंडिंग हो जाए तो एक अलग बात है, वो अगर करना हो, लेकिन उसका इख्तिताम खराब पे ही होता है कि कुछ लोग पहले ही खत्म हो जाते हैं, नहीं यार अब नहीं मिल रहा दिमाग, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। करना चाहिए लेकिन बहुत मुश्किल काम है। तो आप बिजनेस करोगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस। फिर है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके लिए वाहिद आपको एक लॉयर करना पड़ेगा, आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। आप डायरेक्टर्स अप्रूव करोगे, आप डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, आपको एक यूनिक नाम रखना पड़ेगा, किसी और कंपनी का नाम नहीं रख सकते हो। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1984 के तहत आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। फिर जाके आप मार्केट में शेयर्स फ्लोट आउट करोगे। आपको गवर्नमेंट, बीच में गवर्नमेंट स्टेट आ जाती है, बीच में कौन आ जाती है, स्टेट। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत, ये जरूर आपके पास आईटीबी के अंदर 110% थ्योरी में आएगा सवाल कि कौन सी ऐसी बिजनेस की टाइप की ओनरशिप है जिसके अंदर लीगल जो है आपकी बाउंड्रीज होती हैं और जिसमें लीगल बाउंड्रीज नहीं होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो है उसके लिए कोई लीगल आपके पास कार्रवाई, लीगल रेगुलेशन सिर्फ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए है। आपको पहले लॉयर हायर करना पड़ेगा, सारी चीजें हैं, सब चीजें करोगे। आगे सुनो सर, इधर ये सारी तमीज बांधने का क्या मकसद था। हमारे पीआरसी फोर में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के हैं, ना पार्टनरशिप है ना जॉइंट। लेकिन याद रखो जैसे ही कैफ वन में आओगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वन, सारी की सारी अकाउंटिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। कंपनी अकाउंट्स ही कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप भी हट जाएगा और पार्टनरशिप भी हट जाएगा। तुम किसी जो है रजिस्टर्ड कंपनी के एज एन अकाउंटेंट बन जाओगे, किसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अकाउंटेंट बन जाओगे। हमारे टीचर बोलते थे जब कोई चीज पढ़ानी हो तो बच्चे को ये बता दो कि भाई क्या चीज है क्या है, उससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्लियर है, हाँ बेटा बोलो।
सिंगल बिजनेसमैन को ब्रांच रजिस्टर करवाता है गवर्नमेंट नहीं, तुमने तो उसको अपने से सिक्योर करने के लिए करा है, जरूरी थोड़ी है। वो इसलिए करा है कि ताकि तुम्हारी कोई नकल ना कर दे, कंपलसरी थोड़ी है। जैसे हाजी महफूज शीरमाल हाउस, उसके ऊपर लिखा था हमारी कोई ब्रांच नहीं है, उसने अपने नाम को क्या करवा लिया, रजिस्टर्ड। वरना सेम नाम से अगर तुमने रजिस्टर्ड नहीं करवाया नाम, तो फिर कोई आपके नाम से दूसरी शॉप खोल सकता है। वो तो हम अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं ना। फिर हम जो है, अगर आपने अपना कोई नाम लिखा, और ये भी बहुत अच्छी तुमने अच्छा पॉइंट रेस करा है, ये लेवल उस वक्त आएगा जब तुम बहुत पुराने बिजनेसमैन हो और एक तुमने ब्रांड बना लिया और इतने फेमिलियर हो गए कि तुम्हारे लोकल सोसाइटी के अंदर सब जानते हैं और अच्छा कारोबार चल रहा है। उसको पहली फुर्सत में जाके रजिस्टर्ड करवा लो। रजिस्टर्ड करवा लिया, अब तुम अपनी सारी की सारी जितनी भी इनवॉइसेज हैं, जितने भी लोगोज हैं, जहां जहां पे बिल बोर्ड बने हुए उधर बड़ा बड़ा लिख सकते हो हमारी कोई ब्रांच नहीं है। नहीं है, समझे। और हमने ये रजिस्टर्ड नाम होता है तो आर लिखा होता है एक छोटा सा, आपकी कंपनी के नीचे, आपके ब्रांड के नीचे आर लिखा होता है, रजिस्टर्ड। फिर भी हमारे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे होशियार है, वो लिख देते हैं वो हाजी महफूज शहर न्यू छोटा सा लिख दिया, छोटा सा न्यू हाजी हीरमाल हाउस, ताकि अगर जब पुलिस पकड़ने आए, ओए तुमने मेरा नाम लिखा है, बोले कहाँ बताओ। वो न्यू छोटा सा लिखा होता है। एक से एक फिल्म है भाई, इधर इधर पाकिस्तान की तो फिल्में पूछो ही ना। यानी आप कह गए किसी का बस चले ना, मैंने कहा देखा, किसी इस्लाम एरिया में क्या था, मैं बड़ी तफरी की बात, पिज्जा हट है ना, रजिस्टर्ड है, बाहर की फ्रेंचाइज है, हट पिज्जा नाम रख दिया, उल्टा कर दिया और टोपी को भी उल्टा कर दिया। बताओ लेवल देखो जरा। मैं बोल रहा यार ये नाम कहाँ देखा हुआ है, तो मैंने कहा ये क्या रखा है, मैं उसकी तरफ ही जा रहा है। पिज्जा की टोपी ये हुआ है ना सीधी, उल्टी बना दी, उल्टी रंग भी वो, और पिज्जा हट है ना तो हट पिज्जा कर दिया। अब मैंने कहा क्या क्या लेवल है ना, जरा देखो, पता नहीं कहाँ गया था ये, इस तरह भी कहीं पे। तो जरा बताओ, ऐसे ऐसे लेवल के लोग हैं। अच्छा दूर से ऐसा इंप्रेशन आ रहा है जैसे पिज्जा हट है, लेकिन नाम तो बहुत चेंज है, सारी चीजें उसने चेंज करी। आप कलर भी यूज नहीं कर सकते हो, पता है, अगर आपको कलर भी रजिस्टर्ड होता है, स्लोगन्स भी रजिस्टर्ड होते हैं, तुम ही तो हो, और वो जैस का क्या है और क्या है और बनाओ और फलाना सारे। वो तो लॉयर ने हमें बताया, जब लॉयर ने बताया, मैंने भी अपनी कंपनी, दो तीन मेरी कंपनियां उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। लेकिन हमारी कंपनी ट्रेडिंग लाइसेंस वाली होती है तो हमें नहीं पता। लेकिन डेफिनेटली ये बिल्कुल वही वाली बात है, जैसे तुम लोग अपना वो ईमेल एड्रेस बनाते हो ना, तो नहीं आ जाता है, बोलते है ये नहीं आ सकता, आप कुछ और नाम करो, तो 116 लवली जॉन और फलाना और ढिमाका 1186 और 786 कुछ भी डाल देते हैं कि बन जाए। तो ये वही कहानी है। हमारा लॉयर भी हमसे 5 नाम लेके जाता है, उसमें जो होता है बोलता है सर ये सारे नाम है, तो भाई उसके आगे कुछ भी लगा दे, 786 लगा दे, 114 लगा दे, कुछ ऐसा लगा दे जो हो जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लिख लेना, इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी the shares of the company, the shares of the business are floated in journal public. In joint stock company, in joint stock company, the shares of the business are floated out in journal public. Floated out in journal public. नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग।
एक तो बहुत बड़ी वाली डेफिनेशन है जो आपने भी बहुत मरतबा पढ़ी होगी, मिक्स एंड जॉनसन की। सबसे इजीएस्ट वाली लिखवा देता हूँ पहले। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बोले जाने वाली जबान अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। अब जरा मतलब तो बता दो, बिजनेस में बोले जाने वाली जबान। और बिजनेस की डेफिनेशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट, वो बिजनेस हो गया। उसमें बिजनेस में बोले जाने वाली जबान। यानी आपके दो फायदे, कल को बिजनेस करते हो तो आपको उसकी लैंग्वेज आ जाएगी, और अगर कल को आप जॉब करने जाते हो तो आपको उधर की टर्मिनोलॉजीज अकाउंटिंग आती होगी। नेक्स्ट और करके एक और डेफिनेशन लिख देना। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, एक मिनट से मैं लिख देता हूँ। क्या लिखा आपने? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, summarizing. Accounting is an art of classifying, summarizing, manipulating, and interpreting the financial records of the business. Accounting is an art of classifying, कुछ classification होगी। तो क्या लिखा था? क्लासिफाइंग, समराइजिंग होगा, कुछ समराइज करोगे। फिर लिखा होगा मैनिपुलेटिंग, प्लस माइनस डिवीजन होगा, एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। जितना भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होगा बिजनेस का, उसको तुम जो है क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो, मैनिपुलेट करते हो, और फिर इंटरप्रेट करते हो, कुछ रिजल्ट निकालते हो। नेक्स्ट हेडिंग डालना, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखे जरा। अकाउंटिंग इक्वेशन में द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, होल का मतलब कंप्लीट, द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग is based upon a very simple idea. The whole या complete लिख सकते, the whole of the financial accounting is based upon a very simple idea. और आइडिया क्या जनरेट करा है के बाद देखोगे नीचे लाइन में, पहले ये लिख लेना। क्या लिखा आपने? द होल ऑफ द, रिपीट करो, द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन अ वेरी सिंपल। और वो आइडिया क्या जनरेट करा बच्चों? रिसोर्सेस। पहले इधर देख लो, इसके बाद लिखना रिसोर्सेस इन द बिजनेस। Is always equals to resources supplied by the
ओनर। अब लिख लो, यानी ये इक्वेशन सबसे पहले जिंदगी में यूं समझ लो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने ड्राइव करी, ये एक डेफिनेशन बोलो या एक इक्वेशन ड्राइव करी। क्या है सर वो? रिसोर्सेस इन द is always and always equals to resources supplied by the owner। इसी तरह इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, इसके बाद 5 मिनट, resources in the business is always and always equals to resources supplied by the owner। अब नेक्स्ट टाइम में लिखो, ये आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया बच्चे इक्वेशन। अब लिखना नेक्स्ट टाइम में, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, in financial accounting resources in the business, जो लिखा है resources in the business is called assets। क्या बोलते हैं बेटा? ASSETS। इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, और अंडरलाइन कर देना। फिर सुनो, in financial accounting resources in the business is called, and in financial accounting resources supplied by the owner is called capital। resources supplied by the owner is called, बच्चों क्या? फिर सुनिएगा, the whole of the financial accounting is based upon a very simple idea। आइडिया क्या जनरेट करा? आइडिया ये जनरेट करा कि रिसोर्सेज इन द, जितने भी बिजनेस में रिसोर्सेज लगे, और बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हम क्या प्रॉफिट अर्न करें, तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज लगे गए हैं वो सारे के रिसोर्सेज किसने सप्लाई करे भाई? उसके ओनर ने। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड, और इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड बच्चों कैपिटल। तो हेंस आगे लिखो, नेक्स्ट टाइम लिखो, हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल। ये एक डब्बे में बंद कर दो, ये पहली अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। बहुत सारे बच्चों से सर हमने तो कुछ और पढ़ी थी, अभी इस पर आ रहे हैं। पहली अकाउंटिंग इक्वेशन ये थी बेटा, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल। पहले इसको लिख लो, फिर अभी बताते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। हेंस अकाउंटिंग इक्वेशन इज assets equals to capital। लास्ट आज की चीज कर लो ताकि इसको कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, ऑन द अदर हैंड, on the other hand if resources in the business, on the other hand, next paragraph से लिखना, on the other hand if resources in the business is supplied in two ways, on the other hand if resources in the business is supplied in, और फिर IE, दैट इज को बोलते हैं IE, पता है? और इसके बाद यू लिखोगे, जरा देखना, पहले इधर देख लो, इसके बाद लिखना रिसोर्सेस इन द इक्वल्स टू resources supplied by other people, resources supplied by other people plus resources supplied
बाय द ओनर। ये लिख ले बेटा, ये अकाउंटिंग। ये अब फिर इसके बाद अगर रिसोर्सेज सप्लाइड किए जाए टू वेज में तो क्या होगा? रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज इक्वल्स टू, वापस से रिपीट कर रहा हूं, जरा सुन लेना। ऑन द अदर हैंड, if resources in the business is supplied in two ways, TWO two ways, और फिर आई करके ये लिख दो पूरी, ये इक्वेशन लिख दो पूरी बेटा। That is resources in the business equals to resources supplied by other people plus resources supplied by the owner। पहले से ओनर होता था, पीपल नहीं था। ये लिख दिया बेटा, ये पूरी टर्मिनोलॉजी लिख दी। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लायबिलिटीज। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग resources supplied by other people is called liabilities, hence accounting equation is, बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई? वेरी गुड बेटा, एसेट्स इक्वल्स टू liabilities plus क्या बन गई बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो जरा, अगर 1,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं तो पूरे के पूरे 1,000 रुपए किसने लगाए मेरे बच्चे? तो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई बच्चों? एसेट इक्वल्स टू, अब इंटर कॉमर्स वाले बोलते हैं सर नहीं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अरे भाई, अगर ओनर ने बेचारे का सारा पैसा उसका है, एक पाई का भी अगर उधार नहीं है तो कह लो 1,000 रुपए बिजनेस में लगाए, किसी का भी कोई उधार नहीं है, कोई दरवाजे पे आके दस्तक दे ही नहीं सकता। दुकान अपनी, कारोबार अपना, सारा माल अपना, किसी ने उधार नहीं लिया और सारे के सारे पैसे हमने खुद लगाए हैं, यानी ओनर ने लगाए। तो अगर इसको बीच में लाना जरूरी थोड़ी है, एसेट इक्वल्स टू, ये तो उस वक्त होता है बच्चे जब 1,000 रुपए बिजनेस में लगाए हैं, ओनर की हालत है पतली, बेचारे के पास कितने हैं? अब आगे हम ऐसे रिसोर्सेज से चाहिए 1,000 रुपए की, कारोबार नहीं स्टार्ट हो सकता यार। ना चाहते हुए किसी इंस्टीट्यूट से, किसी बैंक से लोन लेना पड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा, किसी दोस्त से लेना पड़ेगा। अब इसमें बरकत डालते जाओ, 1,000 की जगह पे 10,000 कर दो, 1,000 की जगह पे 1 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, 1 करोड़ कर दो, 10 करोड़ कर दो। 10 करोड़ रुपए बिजनेस में डाले, 8 करोड़ रुपए हमारे हैं, 2 करोड़ रुपए हमने बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है। लेकिन ये जो बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू कैपिटल, ये लाल बात सुन लेना, ये एक्स्ट्रा बात है। इसके पीछे बैंक वाले भाग रहे होते हैं, सर लोन ले लें, सर लोन ले लें। देखिए इसने लोन ही लिए जवान के बच्चे ने, इसको बस फंसाने की कोशिश करेगा बैंक वाला, सर इसका 1 सेकंड में लोन सैंक्शन हो जाएगा, इसने आज तक कोई लोन ही नहीं लिया ना। लेकिन इधर आ जाइए, ये सब एक्स्ट्रा बात है, आगे काम आ जाएगी। 500 बैंक के हैं, अब ये अगर और फर्दर लोन मांगता है, बैंक वाला रख के देगा चमाट, बोलेगा बेटा चलो निकल लो, मतलब अब तुम डिफॉल्टर होने वाले हो। ये एक मैक्सिमम लिमिट है,
आज के लिए इतना ही काफी है। मेरी दूसरी क्लास है इंशाल्लाह। समझ में आया बेटा अच्छी तरह? जितना करवाया है ये आपको आना चाहिए। आगे को गोली मारो। एक आपको आई कैप की पीआरसी की जो है स्टडी टेक्स्ट लेनी है सबको, और एक मेरी बुक का आप बोल दीजिएगा हैंड आउट ना, मेरी बुकलेट होगी। अकाउंट डिपार्टमेंट बोल दिएगा सर नासिर की बुक जो है पीआरसी 4 की बनवा ले, तो आप उनको बोल दीजिएगा क्या पेमेंट है उन्हीं को दीजिएगा, मेरे पास नहीं है। उनसे दो चीजों से हम मिलके पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छी तरह? डेली आओगे 110% समझ में आएगा। और ये करना भी क्यों जरूरी है कि आपने जिस क्वालिफिकेशन में करना है तो आगे सबका काम है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।